सर्कुलर नंबर 171/03/2022 जीएसटी, जो कि 6 जुलाई यानी कल आया है, और आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सर्कुलर किस बारे में है? ये सर्कुलर डिमांड और पेनल्टी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में है विद रिगार्ड टू ट्रांजेक्शन्स ऑफ फेक इनवॉइसेस। तो फेक इनवॉइसेस की ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्वमेंट जो होती है, या चाहे आपने फेक इनवॉइस इशू किया हो या फिर फेक इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट लिया हो, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है। और ये सर्कुलर्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, तो दैट मींस कि ऑफिसर्स इन सर्कुलर्स को फॉलो करके, प्रोसीजर्स को फॉलो करके आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड पेनल्टीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही ना हो, पर गलती से कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके लिए क्या है, और बीइंग अ प्रोफेशनल आपके पास क्या रेमेडी है वो देखिए। सर्कुलर की स्टार्टिंग उन्होंने ऐसे करी है कि हमने काफी सारे केसेस ऐसे देखे हैं, नंबर ऑफ केसेस, जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू करता है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर एज अ रिसिपिएंट वो अवेल और यूटिलाइज भी करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो वो इश्यूएंस करता है इनवॉइस, वो उसका रीजन भी यही है कि सामने वाले को क्रेडिट मिल जाए। फ्रॉडेंटली, उन्होंने फ्रॉडलेंटली वर्ड को बहुत ज्यादा जोरों से लिखा है इस पे, और ध्यान देने वाली बात इस पे ये है कि फ्रॉड किया है आपने इसके अंदर। इसलिए जब फ्रॉड करते हो तो सेक्शन 74 अट्रैक्ट हो जाता है ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब इन्होंने 3 क्वेश्चंस पे क्लैरिफिकेशंस करी हैं, वो क्या हैं आइए देखते हैं। नंबर 1, मान लीजिए कि रजिस्टर्ड पर्सन ए है, उसने टैक्स इनवॉइस बी को इशू किया, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, पर कोई भी गुड्स या सर्विसेज या दोनों सप्लाई नहीं करी। तो पहला क्वेश्चन, वेदर सच ट्रांजेक्शन विल बी कवर्ड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, क्या वो सप्लाई है? एंड वेदर एनी डिमांड एंड रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम ए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 73 एंड 7 और 74। पहली बात, क्या वो सप्लाई है? जब सिर्फ इनवॉइस इशू किया, कोई गुड्स नहीं दिए, सर्विस नहीं दी। दूसरी बात, क्या ऑफिसर 73 74 के अंदर शो कॉज कर सकता है? ऑल्सो वेदर एनी penal एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट रजिस्टर्ड पर्सन ए, क्या रजिस्टर्ड पर्सन ए के अगेंस्ट कोई पेनल्टी एक्शन, penal एक्शंस भी लगाए जा सकते हैं? तो 3 क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, उसकी क्लैरिफिकेशंस ये रही। सिंस सिर्फ टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है ए के द्वारा बी को विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये कोई भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7, क्योंकि सेक्शन 7 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपने गुड्स को सप्लाई किया है, पर यहां पे किया ही नहीं है गुड्स या सर्विस को। यहां पे मैं गुड्स बोल रहा हूं, सिनोनिम्स हैं गुड, सर्विस एंड और बोथ, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो यानी ए ने बी को जब सिर्फ टैक्स इनवॉइस दिया, कोई सामान नहीं दिया, तो कोई भी सप्लाई नहीं बनेगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है नो। नो टैक्स लायबिलिटी अराइज अगेंस्ट ए, ए के अगेंस्ट कोई टैक्स लायबिलिटी ही अराइज नहीं होती, क्योंकि जब सामान ही नहीं गया तो टैक्स लायबिलिटी किस बात की? ठीक है, जब कंजम्पशन ही नहीं हुई तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो कंजम्पशन ही नहीं हुई तो टैक्स किस बात का? इसीलिए जब कोई सप्लाई नहीं बनी, जब कोई कंजम्पशन नहीं हुई, जब कोई टैक्स लायबिलिटी राइज नहीं हुई, तो 73 74 में शो कॉज भी नहीं जाएगा। यानी ए अब तक सेफ है, ना तो उसके ऊपर कोई सप्लाई का टैक्स लायबिलिटी बनती है और ना ही कोई शो कॉज जाएगा। और नो पीनल एक्शन अंडर 73 और 74, 73 और 74 के जो पीनल एक्शंस हैं वहां पे भी अट्रैक्ट नहीं होता। ये तो बच गया, ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है उसके लिए। अब फंसाया का इन्होंने, और जो कि जेन्युइन चीज है, सेक्शन 122(1) क्लॉज 2, इसके अंदर वो बोलता है साफ साफ कि अगर आप इनवॉइस इशू करते हैं विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज, तो आप पे पेनल्टीज लगती हैं। पेनल्टीज लगती हैं 10,000 रुपए की, या फिर जो अमाउंट, जैसे उसमें टीडीएस टीसीएस के बारे में लिखा हुआ है, 10,000 की, या फिर जो अमाउंट इवेडेड है विच एवर इज हायर। अब यहाँ पे अमाउंट तो कुछ इवेड है ही नहीं, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होती, तो 10,000 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। तो क्या सिर्फ ए को 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर उसने फेक इनवॉइस इशू कर दिया? इतनी बड़ी गलती उसने करी है, तो क्या सिर्फ उसे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी? इसका आंसर मैं आपको देता हूं पहले। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने पूरा हाईलाइट कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना चाहता है वो, मैं पूरे रीड नहीं कर रहा इसके लिए, वो बोलना चाहता है कि देखो जनरली क्या होता है, केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या लायबिलिटीज बनती है, क्या लायबिलिटीज नहीं बनती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई जेन्युइन ट्रांजेक्शन ऐसी हो जाती हैं जिसमें गुड्स की सप्लाई किसी वजह से नहीं हो पाती है, तो उसमें सिर्फ पेनल्टी लगा के छोड़ के कर सकते हैं पर्सन को, ठीक है। तो इसके अंदर पहली बात तो ये लिखी हुई है। दूसरी बात, इसने एक और सेक्शन को इन्वोक किया 122(1)(a), जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो पर्सन इसका बेनिफिट भी रिटेन करता है, यानी जब मैंने फेक इनवॉइस इशू किया
तो बेनिफिट रिटेन करने वाला कौन हो गया? रिसिपिएंट। या फिर जो बीच में अगर कोई पर्सन है जिसने ट्रांजेक्शन करवाई है, वट एवर द पर्सन, लेट्स से वो दो बंदों को मिलवाता है कि आप इसको इनवॉइस दो, ये आपको पेमेंट्स करेगा, वट एवर जो भी इनकी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो वो भी लाइबल होता है इन सेक्शंस के अंदर। साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है, सेकंड लास्ट लाइन अगर मैं पढ़ूंगा तो उसकी, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट मे ऑल्सो बी इनवोकेबल subject to conditions specified therein based on the fact and circumstances of each case। यानी सेक्शन 132 को भी बीच में लेके आए हैं, जो कि बहुत खतरनाक सेक्शन है जीएसटी का। सेक्शन 132 आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट तक की भी लाइबिलिटीज लगा सकता है अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटीज या जो इवेजन है या फिर जो एक्सेस यूटिलाइजेशन है, अवेलमेंट है, वो 5 करोड़ से ऊपर की होती है, तो आपके ऊपर मैक्सिमम फाइन 5 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट और सॉरी इम्प्रिजनमेंट 5 इयर्स तक की और फाइन भी लग सकता है। इसके अलावा 2 करोड़ से ऊपर की भी लाइबिलिटीज हैं, 1 करोड़ से ऊपर में भी लाइबिलिटी है। तो 132 इम्प्रिजनमेंट विद फाइन है, जिसका मैक्सिमम ईयर्स है 5 इयर्स प्लस फाइन। तो 132 की सेक्शन भी इन्वोक कर सकता है, मे वर्ड लिखा है यहाँ पे ऑफिसर, तो वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांस देखेगा केस के, उसे लगेगा जेन्युइन फेयर ट्रांजेक्शन है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन है और जानबूझ के गलती की गई है, तो वो अट्रैक्ट करेगा इसको। जैसे ही 132 अट्रैक्ट होता है, सेक्शन 69 ऑफ अरेस्ट भी अट्रैक्ट होता है, और जब वो अरेस्ट के प्रोविजन से अट्रैक्ट होते हैं तो उसको इंप्रिजनमेंट डाली जाएगी। अरेस्ट कब कब किन किन केसेस में हो सकते हैं, वो सेक्शन 69 बताता है आपको कि ये ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ 3-4 ट्रांजेक्शन्स हैं, यहाँ पे अरेस्ट होता है, प्रोवाइडेड कि ये अमाउंट ऑफ टैक्स होना चाहिए। तो दीज आर द प्रोविजंस की आपने ए ने फेक इनवॉइस इशू किया, कोई सप्लाई नहीं, कोई डिमांड नहीं है, ना 73 ना 74 में ना पेनल्टी है, बट 122 में पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी, और अगर ऑफिसर को लगा गलती है तो 132 में भी वो इम्प्रिजनमेंट और फाइन लगा सकता है। दिस इज द बॉटम लाइन, दैट्स इट, वन लाइनर। पॉइंट नंबर 2, अब रजिस्टर पर्सन ए है, उसने बी को इनवॉइस इशू किया विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, और बी ने उसके नाम का क्रेडिट भी ले लिया, and further passes to the said input tax credit to another registered person C by issuing invoice without underlying मैंने थर्ड केस पढ़ लिया, पहले सेकंड केस पढ़ते हैं। ए ने बी को इशू किया, बी ने उससे सप्लाई को इनपुट अवेल कर लिया, बी फर्दर इशू इनवॉइस अलोंग विद अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो क्या हुआ, ए ने इशू किया फेक इनवॉइस टू बी, बी ने उसका क्रेडिट ले लिया, बी ने सी को इनवॉइस इशू किया लेकिन उसको गुड्स प्रॉपरली सप्लाई करे, यानी बी एक जेन्युइन टैक्स पेयर है, सप्लायर है, उसने जब वो ट्रांजेक्शन पे टैक्स पे किया तो उसको इनपुट टैक्स का अवेलमेंट कर लिया उसने। तो क्या ये आईटीसी वैलिड है? क्या 73 74 के प्रोविजंस उसके ऊपर लगेंगे? आइए जानते हैं क्लैरिफिकेशन में। उसने बोला है कि आप जब इस तरह का आईटीसी लेते हो जहां पे टैक्स की पेमेंट्स नहीं की गई हैं या फिर गुड्स नहीं मिला है आपको, तो आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर आ जाते हो, जिसमें लिखा हुआ है कि जब आपको गुड्स रिसीव बताना चाहिए। जब बी को गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं हुए तो उसने कॉन्ट्रावेन कर दिया सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी को, तो दैट मींस आईटीसी हो गया इनएलिजिबल। पहला बात। दूसरी बात, डिमांड एंड रिकवरी उसको 74 में अराइज हो जाएगी, क्योंकि फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि इसको अनलेस आप प्रूव कर दें कि मेरे को नहीं पता था, ये 74 में इन्वोक कर सकते हैं, अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट ऑफ सेक्शन 50। यानी आपका आईटीसी भी गया, आपको शो कॉज आया, आपको पेनल्टीज भी देनी पड़ जाएंगी और आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा, ठीक है। और इफ पीनल एक्शन फॉर फ्रॉडलेंट अवेलमेंट, लेकिन एक बात है 75 सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर 74 सेक्शन में आपके ऊपर पेनल एक्शंस ले लिए गए हैं तो इस सेक्शन के या इस एक्ट के और किसी क्लॉज भी और किसी सेक्शन में आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इंक्लूडिंग 122। यानी जो ऊपर 122 की बात करी थी वो ड्रॉप कर दिया जाएगा, 132 की बात करी थी वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजेक्शन कितनी बड़ी है। अगर आपको शो कॉज दे दिया 74 के अंदर तो बेटर, अगर आप बाई चांस इस केस के अंदर फंस जाते हैं किसी वजह से, तो बेटर है कि 74 का शो कॉज आ जाए आपके ऊपर इंस्टेड ऑफ 132 की प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर हो। लेकिन स्टिल वो ओपन रहेंगी, क्योंकि उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में बोल दिया कि 132 की प्रोसीडिंग्स ऊपर वाले क्लैरिफिकेशन के हिसाब से नहीं चलेगी, वो डिस्क्रिशनरी पावर है ऑफिसर्स के पास। नेक्स्ट, अब थर्ड केस है दोनों का मिक्सचर। दोनों के मिक्सचर्स में एक चीज बात ये हो गई है कि ए ने बी को सप्लाई किया फेक इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स, बी ने सी को किया इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स, यानी पूरी चेन ही फेक इनवॉइस की है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कैसे रिकवरीज होंगी, क्या सेक्शन 70 से 74 के लगेंगे? तो वही सिंपल सी बात है, दोनों को इसको क्लब कर दिया। एज देयर वाज नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय बी एंड सी, बी ने सी को कुछ नहीं दिया,
इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर ट्रांजेक्शन नो टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड। वही जो ए वाला केस था ऊपर वो तो कॉमन रहेगा, बी और सी भी फेक ट्रांजेक्शन है तो वो भी कॉमन हो जाएगा, यानी कोई सप्लाई नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई 73 74 का नहीं। द इनपुट टैक्स क्रेडिट भी जो उसने लिया है, जब उसकी एंटाइटलमेंट ही नहीं बनती थी, जब वो एक्चुअली में कोई सप्लाई नहीं हुई, तो इनकम टैक्स भी, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी वेग हो गया। तो इज इनएलिजिबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 टू बी, वो इनएलिजिबल अपने आप ही हो गया वो। ठीक है। Therefore, in these specific cases, no demand and recovery of either input tax credit wrongly availed or fraudulently availed by B in such case or tax liability in respect of said inward transaction is required to be made from B under the provision of 73 और 74। ना तो इनपुट टैक्स की कोई रिकवरी की जाएगी 73 74 में, ना ही आउटपुट टैक्स की, क्योंकि जब कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं बनती है तो इन प्रोविजंस को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते आप। लेकिन वो 122(1)(2) और 122(1)(7) दोनों रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन है। पहले में लिखा हुआ है कि आपने फेक इनवॉइस इशू कर दिया है विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स, यानी बी ने जो किया सी को, और दूसरे में है आपने अवेल कर लिया क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ फेक इनवॉइस जो बी ने इनपुट अवेल किया। इसके अंदर आप लाइबल हो जाएंगे पेनल्टीज के लिए, और ये ऑटोमेटिक आपको ले जाएगा 132 तक अगर अमाउंट की इन्वॉल्वमेंट उतनी बड़ी होती है तो केसेस बहुत सही हैं, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बहुत सारे केसेस डिपेंड करते हैं। और मेनली आपके पूरे प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं, वो तभी अट्रैक्ट होते हैं जब कोई सप्लाई बनती है। जब कोई सप्लाई नहीं बनती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलमेंट ही नहीं बनती है, तो फिर आपके ऊपर 73 74 प्रोसीडिंग्स नहीं लगेगी, लेकिन स्टिल आपके ऊपर 122 लग जाएगा। तो बहुत ध्यान से इन तरह की चीजों को अवॉइड करें, अपने वेंडर्स पे एक वॉच रखें कि कौन सा वेंडर सही है कौन सा गलत है, और इन प्रोसीडिंग से बचें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।